हेलो बच्चों, आज हम लाइट का वीडियो नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट वीडियो में बच्चों आपने देखा नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमने बातें करी, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया। मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम क्या होती है, डाइवर्जेंट बीम क्या होती है, वगैरह वगैरह। ये हमने अपने सेकेंड वीडियो में बात करी। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अजीज एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल एंड क्यूट चैनल मिसवाही एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कैसा फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बच्चों ये एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जब जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उस सोर्स ऑफ लाइट से जो बीम ऑफ रेज आ रही हैं, या हम ये कहें कि रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, बीम ऑफ लाइट आ रही है, और जब किसी वो सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने के बाद वो वापस उस मीडियम में चली जाती हैं। यही प्रोसेस, यही फिनोमिना, हम इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? द प्रोसेस ऑफ sending back of beam of light या rays of light, कुछ भी लिख लेंगे हम। beam of light the process of sending back beam of light which fall on a surface of an object is called reflection of light। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ बीम ऑफ लाइट विच फॉल ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो आपको पता था, कोई नई चीज नहीं बताई हमने, आपको इसकी जानकारी थी कि जो लाइट रेज होती हैं जब वो रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में वापस चली जाती है, उन्हीं को हम कहते हैं, उसी प्रोसेस को, उस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन दो पॉइंट हैं जो अब हम बताने जा रहे हैं, हो सकता है आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम हो तो आइए देखते हैं। ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ डू नॉट चेंज। यानी जो लाइट की, अब देखो बच्चों, इसके हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लाइट का नेचर क्या है। लाइट ड्वेल नेचर की है, लाइट पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी हमारे फर्स्ट वीडियो में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैं उस डिस्क्रिप्शन पर जाके आप हमारा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको नेचर ऑफ लाइट का डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। अब आप कहोगे आप फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। आप लिंक पर जाइए, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और वहाँ से हमारा पूरा डिटेल लेक्चर सुनिए। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होता है? बिकॉज क्यों नहीं चेंज होता है? बिकॉज लाइट स्टेज इन द सेम मीडियम। क्योंकि ये चीज इसलिए चेंज नहीं हो रही है क्योंकि लाइट जो है वो सेम मीडियम में ही रह रही है। आने के बाद सरफेस से टकराई, किसी भी सरफेस से, और टकराने, स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑब्जेक्ट लाइट का चेंज नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, बट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी but amplitude and intensity of reflected rays are slightly
slightly less than that of incident rays, as some part of energy absorbed by surface of an ऑब्जेक्ट। ये दो पॉइंट नए हैं बच्चों। जब से रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तो मालूम थी, पहला पॉइंट अभी हमने बताया, दूसरा पॉइंट भी ये बताया कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब कुछ कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी? इंसिडेंट रे से। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब रेज ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे है जो आ रही हैं, इंसिडेंट रे जो आती है उनको इंसिडेंट रे बोलते हैं, अभी उनको भी बताते हैं। तो जो इंसिडेंट रे आए, स्ट्राइक करी सरफेस से, तो उनकी कुछ एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। किसके द्वारा? जो सरफेस है उस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का। बट स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होगी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की। क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है। तो बच्चों दो बातें पूछते हैं इसमें। एक तो डेफिनेशन पूछते हैं कि डेफिनेशन बता दो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो डेफिनेशन हम बता सकते हैं। दूसरा ये चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ पर इफेक्ट नहीं होता है लाइट की? तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, जबकि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड रे की इंसिडेंट रे से कुछ कम होती है। क्लियर हो गया बच्चों? ये दो पॉइंट क्लियर हो गए, नोट करो, फिर इनको कुछ और बताते हैं। ठीक है, रफ करें, इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ये तो हो गई कुछ बातें। दो पॉइंट आपको नहीं मालूम थे तो बधाई हो, आपको ये दो नए पॉइंट मालूम चल गए। बहुत अच्छे। चलिए, मान लिया हमने ये एक सरफेस है, मान लिया, जस्ट अज्यूम ये एक सरफेस है, ये रेज ऑफ लाइट आई और ये रेज ऑफ लाइट चली गई, ये आ गई और ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। अब जो रेज ऑफ लाइट सरफेस पर स्ट्राइक करती है उस रेज ऑफ लाइट को बच्चों हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? इस सरफेस के यहां पर वो स्ट्राइक करी, तो इस पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब टकराने के बाद क्या हुआ? स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में चली गई, इसी मीडियम से आ रही थी, स्ट्राइक करी और इसी मीडियम में वापस चली गई। इसमें जब ये वापस गई तो जो रिफ्लेक्ट हुई, इस रेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। मालूम होगा बच्चों ये, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब इस सरफेस पर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये हमने परपेंडिकुलर बनाई आपकी, ये परपेंडिकुलर बनाई। ठीक है, क्या बनाए बच्चों? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो होती है उसको बच्चों हम लोग कहते हैं नॉर्मल। यानी द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये बातें हो गई। अब जो एंगल ये फ्रेम हुआ है, द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कॉल्ड आई मीन्स एंगल ऑफ, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो बना है रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये जो बना है इसको बच्चों हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। किसको? द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
और इंसिडेंट रे नॉर्मल में जो बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर। ठीक है, तो इसके कुछ अभी स्लाइड में हम इनकी डेफिनेशन भी आपको दे देते हैं, तो वो भी देख लीजिए। स्लाइड देख ली बच्चों। अब हम बात करते हैं आपकी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ पे दो टाइप्स के बच्चों रिफ्लेक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर फर्स्ट होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को बच्चों एक नाम से और जानते हैं, मालूम है आपको? चलिए बताते हैं। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। बधाई हो, फिर से आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन का नया नाम पता चल गया। जैसे होते हैं ना बच्चों, टीचर्स के नाम रखते हैं स्कूल में टीचर्स के नाम रखते हैं बढ़िया चुन के समझ के, तो कुछ बच्चों को नहीं मालूम होता है। जब उनको मालूम चलता है बड़े खुश होते हैं, अरे वाह इस टीचर का ये नाम है। तो वैसे ही एक नया नाम आपको मालूम चल गया, किसका? रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, इफ समझते हैं इसको क्या। इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे, पैरेलल बीम of incident rays fall on a polished smooth या प्लेन मिरर, if a parallel beam of incident rays fall on a polished smooth plane mirror, then reflected rays also be parallel. This reflection is called regular reflection, the regular reflection या specular reflection। यानी जब पैरेलल बीम जो होती हैं रेज ऑफ लाइट, हमने अपने सेकंड वीडियो में बताया था बच्चों, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। सेकंड वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसमें बताए थे हमने कुछ रे के डेफिनेशन। रे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, पैरेलल बीम, ये सारी बातें उसमें करी थी, वो आप वहां से देख लीजिएगा। तो रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा? ये हमने मान लिया कि हमारा ये सरफेस है, वेल पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक वेल पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पर ये एक रेज आई, एक रेज ये आई और एक रेज ये आई। तीनों रेज क्या है? पैरेलल। तीनों रेज क्या है? पैरेलल। ये तीनों रेज पैरेलल है। अब जब वो इस सरफेस से स्ट्राइक करी, और सरफेस कैसा है हमारा? स्मूथ सरफेस। कैसा है? स्मूथ पॉलिश सरफेस है। ठीक है, तो उनका जो रिफ्लेक्शन हुआ वो कुछ इस तरह से हो गया बच्चों। ये गई और ये गई। ठीक है, ये आ गई आपकी, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी क्या हो गई? पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल हो गई, बिल्कुल पैरेलल। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं बच्चों क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। की जो इंसिडेंट रे पैरेलल बीम आ रहे हैं, इंसिडेंट बीम पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो भी पैरेलल हो जाएंगी। कब? जब सरफेस कैसा होगा? स्मूथ और पॉलिश सरफेस से जब वो स्ट्राइक करेंगी। अब ऐसा होता क्यों है? चलिए इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक रे ये है हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से हमने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है,
हाँ बहुत अच्छे, ऐसे ही सर बनाना है, बहुत बढ़िया। ये गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हमारा, यहाँ से हमने बनाना चालू किया, ये आ गया। तीसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, ठीक है, ये बना दिया हमने, तीनों बना दिए हमने। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि ये वाला जो एंगल बना हमारे पास, ये और ये तीन एंगल बने, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ये तीनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? एज नॉर्मल्स आर पैरेलल। भाई ये पैरेलल आ रही है, लाइट पैरेलल है, तो इस पे जो नॉर्मल बनाई तो नॉर्मल क्या होंगी? एज नॉर्मल्स आर पैरेलल, एज नॉर्मल आर पैरेलल। नॉर्मल पैरेलल हो गई। क्या पैरेलल हो गई? नॉर्मल पैरेलल है, तो जो इनका एंगल है वो इक्वल हुआ। जब एंगल इंसिडेंट एंगल इक्वल हुआ तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल भी I1 है ये, ठीक है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है, ठीक है। इसी तरह रिफ्लेक्टेड एंगल भी इक्वल हुआ, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हुआ? इक्वल हुआ। इसलिए ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल हो गई, एज नॉर्मल्स आर पैरेलल, क्योंकि इनकी नॉर्मल जो होगी वो पैरेलल होगी। ये बच्चों इसका रीजन है। हो सकता है आपको रीजन इसका नहीं मालूम हो कि ये पैरेलल क्यों हो जाती है। इसी वजह से पैरेलल होती है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे आ रही है तो वो जो एंगल बनाएंगी नॉर्मल के साथ वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पैरेलल होंगी। नॉर्मल पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इक्वल होगा, और वो पैरेलल लाइन रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। जल्दी से नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये नोट कर लिया। चलिए दूसरा हमारा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये समझ में आ गया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप हमारा इरेगुलर डिफ्यूज। लिख लीजिए पहले, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इसको हम लोग बच्चों इरेगुलर भी बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। if parallel beam of light fall on a rough, अब सरफेस कैसा है बच्चों? रफ। ऑन अ रफ सरफेस reflected rays become non-parallel. Fall on a rough surface, reflected rays become non-parallel. तो वो non-parallel हो जाती हैं। This reflection is called diffuse reflection. इस तरह के रिफ्लेक्शन को बच्चों हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। के पैरेलल बीम जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, रिफ्लेक्टेड रेज बिकम नॉन पैरेलल। या यहाँ थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लो, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लिखना चाहिए, यानी कि ये इंसिडेंट लाइट जो आ रही है वो क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस, या फॉल होना से, ये फॉल होना लिख रहे थे इंसिडेंट, ठीक। तो क्या हो जाएंगे? वो नॉन पैरेलल हो जाएंगे। अब ये हमारे पास सरफेस देखो बच्चों, ये सरफेस हो गया, स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। रफ सब में ग्रुप्स होते हैं, रफ होते हैं, ठीक है। एक रेज ऑफ लाइट ये आई, ये स्ट्राइक करी और कुछ इस तरह से निकल गई, ठीक है। ये चलिए पहले पैरेलल वाली बना लें, ये आ गई और ये आई, पैरेलल है ये, ठीक है। और बच्चों ये आई, ठीक है, ये भी पैरेलल है। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये चली गई इस तरह से और ये चली गई कुछ इस तरह से, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे लेकिन पैरेलल नहीं हुई,
इंसिडेंट रे तो पैरेलल आई, ये देखिए इसको थोड़ा सा और हम पैरेलल बना दें, अगर नहीं दिख रहा हो, अभी सब कंफ्यूज हो रहे होगे कि पैरेलल है कि नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दें। आहा सर बन नहीं रही है, बन जा पैरेलल। चलिए मान लिया, अज्यूम कर लिया कि ये पैरेलल है, तो ठीक है, अब सही है। ये पैरेलल आई, पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट आई, लेकिन हुआ क्या कि ये यहाँ से ये स्ट्राइक करी और ये इस तरह से निकल गई और ये कुछ इस तरह से चली गई, यहाँ पर चली गई और ये रिफ्लेक्ट होके, यानी कि जब जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ रफ सरफेस है तो वो नॉन पैरेलल हो गई। इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं बच्चों हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा होता क्यों है, इसकी नॉर्मल बच्चों हम बनाएंगे, तो जो नॉर्मल्स होंगी, यानी कि एंगल I1 इज नॉट इक्वल टू एंगल I2 इज नॉट इक्वल टू एंगल I3। क्यों? क्योंकि इनकी जो नॉर्मल्स अब बनेंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। as normals are not parallel, तबकि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन था उसमें नॉर्मल्स क्या बन रही थी, इसकी नॉर्मल्स कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ बनेगी, ठीक है, इसकी इस तरह से कुछ बनेगी, ठीक है, इस तरह इसकी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल्स जो होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, तो जो एंगल्स इंसिडेंट एंगल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो इंसिडेंट इक्वल नहीं होंगे तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे बच्चों वो भी इक्वल नहीं होंगे। ये रीज़न है इसका कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो नॉन पैरेलल हो जाती है जब वो किसी रफ सरफेस से स्ट्राइक करती हैं, चाहे भले ही वो इंसिडेंट रे पैरेलल हो, लेकिन जब किसी रफ सरफेस से स्ट्राइक करेंगी तो वो नॉन पैरेलल हो जाएंगी। यही रिफ्लेक्शन हमारा कहलाता है बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नोट डाउन करो, ठीक है। फिर एक दो नोट लिखवाते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। नोट नंबर 1 क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, उससे क्या होता है बच्चों, इमेज फॉर्म होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन से, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प्स टू स्प्रेडिंग एनर्जी into vast region, ठीक है। तो इसी के as it helps to see, और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बच्चों वो एनर्जी स्प्रेड करता है ओवर अ वास्ट रीजन। तो ये हेल्प करता है हमें किसमें, इट हेल्प्स us to see, help us लिख लीजिए, help us to see things around us, और लिख लीजिए around us, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से वो उसकी जो एनर्जी होती है वो वास्ट रीजन में स्प्रेड हो जाती है और उसकी वजह से हमें आसपास की चीज़ें दिखाई देती हैं, जबकि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो हेल्प करता है किसमें, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इतना नोट करिए। फिर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताएं, करें ना। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ में आया, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन समझ में आया, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज की इस वीडियो में रिफ्लेक्शन की बातें हो रही, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में तो फर्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ लाइट किया था डिस्कस, सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आज बात हुई है। आज रियलिटी में चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलिए पहले एक डायग्राम हम बना लें, डायग्राम से आपको समझाते हैं। हमने मान लिया है कि जो वेल पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, हमने प्लेन मिरर समझ लिया कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इसमें ये आई एक इंसिडेंट रे आई, वेव नहीं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे आई और इस सरफेस के इस पॉइंट से स्ट्राइक करी और इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, अब हमने कहा कि ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, इसका नॉर्मल कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर नॉर्मल इज अ लाइन perpendicular to the surface and passing through the point of incidence. तो this is the point of incidence. इस point of incidence से एक perpendicular line बना दो, एक perpendicular line बना दी जो इस point of incidence से passes through हो रही। तो first law हमें कहता है कि incident ray comma reflected ray, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन लाई इन द सेम प्लेन। क्या मतलब हुआ इसका जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलिए आइए दिखाते हैं। ये तो हमारा सरफेस है। अब हमने मान लिया, ग्रीन मार्कर कहाँ है मेरा? हाँ ये है। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ से इसमें एक प्लेन बना दिया हमने। ये अरे छी कितना गंदा है। अब सही बनाएंगे। ये बना दिया। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब ये हमारा एक प्लेन हो गया। देख रहे हो, ये एक हमने प्लेन मान लिया भाई, यही तो हो गया प्लेन। देख लीजिए, ये तीनों चीजें मतलब चारों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा एक प्लेन हो गया। ये सारे चीजें एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। यही कहलाता है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चों? सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है यानी दैट इज कॉल्ड द आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है आर। अभी हमने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा सेकेंड लॉ बताता है। क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये दो लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ में ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, और सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, जो हो सकता है आपको नहीं मालूम है, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। क्या नोट है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर always valid. Laws of reflection are always valid whether no matter लिख लो, no matter reflection is regular or irregular। क्या मतलब हुआ इस नोट का? इस नोट का मतलब ये होगा बच्चों कि जो लॉज हैं ये, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, लेकिन ये लॉज फॉलो करेंगे, ये लॉज वैलिड होंगे। ठीक है, क्यों वैलिड होंगे? चलिए एक समझा दें, जल्दी से यहीं पर बना लें। देखिए, जैसे ये है आपका ये हो गया हमारा पॉलिश सरफेस। ठीक है, पॉलिश सरफेस, ये आ गई इंसिडेंट रे, ये इसके पैरेलल, और ये तीनों पैरेलल आ गई। ठीक है, ये चली गई यहाँ पर, ये चली गई यहाँ पर, और ये चली गई यहाँ पर, ये तीनों पैरेलल। यहाँ से हमने नॉर्मल बनाया। ठीक है, ये नॉर्मल बनाया, अब इस रिफ्लेक्ट होके जा रही, तो पहला लॉ तो फॉलो हो गया कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो समझ में आ गया सीधा कि हाँ ये लॉ को फॉलो कर रहा है। हमने आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी बताया था कि ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ये आ गया। ठीक है, ये आप
वो बनाना है डिफ्यूज वाला एग्जाम्पल देना है बच्चे को, ठीक है। ये आ गया आपका, छी क्या कर रहे हैं सर जी, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ये आई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये आई, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अब कोई चली गई ऐसे, कोई चली गई ऐसे, और कोई चली गई ऐसे, ठीक है, ये हो गई। अब जब हम इनकी नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल्स में फॉर एग्जांपल इसका नॉर्मल हो सकता है ऐसा है, ठीक है, इसका नॉर्मल कुछ इस तरह आएगा, इसका नॉर्मल कुछ इस तरह आएगा। तो पहला लॉ तो फॉलो हो रहा कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ विजन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ तो रिफ्लेक्ट हो गया। सेकंड, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये हर एक रे के लिए, अलग अलग रे के लिए इक्वल होंगे हर एक रे के लिए, क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस रे पर परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ होगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। लेकिन ये वाला एंगल I1 इस एंगल I2 के इक्वल नहीं होगा और इस एंगल I3 के इक्वल नहीं होगा, जो कि इसमें था, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये वैलिड होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड नो मैटर रिफ्लेक्शन इज रेगुलर और इरेगुलर।